अब कोई क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि मैट्रिक्स फॉर्म में है, शो दैट ए डैश ए एंड ए डैश एंड ए डैश आर बोथ सिमेट्री मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए। मतलब कि ए डैश ए और ए डैश दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं। तो अब इनका कंडीशन क्या आ रही है कि दोनों ही क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स हैं। कोई सी भी मैट्रिक्स, एक कुछ भी मैट्रिक्स हो, तो इनका आंसर क्या आ रहा है कि वो क्या होगी, सिमेट्री मैट्रिक्स। ये हमको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं एक प्रोडक्ट को कि लेट P इक्वल टू हमने मान लिया A डैश A मान लिया। तो सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि P डैश किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, P के इक्विवेलेंट आना चाहिए, तभी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तो हमने P एज्यूम किया था। एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या है, A ट्रांसपोज इनटू A। तो हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं A डैश A। अब किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या सिमेट्रिक करने के लिए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो इसका हमने होल ट्रांसपोज किया, तो अब ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि ए बी का होल डैश करते हैं। तो जो सेकंड मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए, तभी हो रहा है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो पहले आ गई और फर्स्ट मैट्रिक्स थी वो बाद में आ गई। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ गया, ये वाली टर्म तो पहले आ जाएगी, मतलब ये वाला टर्म ये पहले आ गया ए डैश, और फर्स्ट वाला टर्म क्या था, ए डैश। तो ये क्या हो जाएगा, होल डैश, मतलब ए डैश तो ऑलरेडी था ही, उसका अपन ने और क्या कर दिया, डैश कर दिया। तो अब ये टर्म क्या बन रही है, ये तो रह गया ए डैश और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए डैश का डैश जब हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा। हमने प्रॉपर्टी करी थी ट्रांसपोज की, तो ये क्या आ गया, हमने किसको सॉल्व किया था, ए डैश ए को सॉल्व किया था, और क्या आ गया, ए डैश ए आ गया। तो ये क्या हो गई, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए। मतलब कोई सी ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए कुछ भी हो, ये कंडीशन क्या आ रही है हमारी, सिमेट्री मैट्रिक्स आ रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। इसको जैसे हमने P एज्यूम किया था, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट Q एज्यूम कर लेते हैं। तो Q क्या आ रहा है हमारे पास, A ट्रांसपोज। अब ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, Q की इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चेक करते हैं, Q क्या है हमारा, A ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना होगा, होल ट्रांसपोज करना होगा। फिर अभी हमने किया था इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो क्या आ जाएगा, पहले सेकंड मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो गया, ए हो गया, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा। किसको सॉल्व किया था हमने, ए ट्रांसपोज को सॉल्व किया था, और सॉल्व करके क्या आया, ए ट्रांसपोज आया, सेम आया। तो ये क्या हो गई, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई। तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई फॉर एनी मैट्रिक्स ए। मतलब ए कुछ भी हो, कोई सी भी मैट्रिक्स हो, तो उसका ए ट्रांसपोज ए या फिर ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, सिमेट्रिक ही आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स हमको फाइंड करनी है, कब, जब कंडीशन दे रखी है कि ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है किससे, ए मैट्रिक्स के साथ। ए एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई होने की क्या आंसर आ रहा है, इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, ये हमको फाइंड करनी है। तो हमको अज्यूम करनी पड़ेगी ए मैट्रिक्स, लेकिन उसकी वो अज्यूम करने के बाद उसके एलिमेंट्स क्या होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो अज्यूम भी किस फॉर्म में करें, जैसे ये तो 3x2 फॉर्म में है, ये 3x3 फॉर्म में है, तो ए मैट्रिक्स किस फॉर्म में आएगी, 3x3 फॉर्म में, 2x3 फॉर्म में, 3x2 फॉर्म में, किस फॉर्म में आएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है, x है। तो x मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, 3x2 फॉर्म में है, और ये ए मैट्रिक्स है जो कि हमको पता नहीं किस फॉर्म में है, इसको हमने ए लिख दिया। और ये जो हमने मान लिया, इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में है, 3x3 फॉर्म में। तो अब ये 3x3 फॉर्म में है। अब हमको पता है कि ये तो आंसर आ रखा है,
तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या होगी वो निकालना है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड हम जब देखते हैं कि ये एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। और मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि कोई मैट्रिक्स जैसे कि एक्स वाई को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्स तो किस फॉर्म में है, m इंटू एन फॉर्म में, और y किस फॉर्म में है, n इंटू के फॉर्म में। तो हमने प्रोडक्ट क्या देखा था कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जब भी प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट हम कर पाएंगे। और फाइनल आंसर क्या आएगा कि पहले वाले की रो, फॉर एग्जांपल जेड आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो किस फॉर्म में आता है, पहले वाले की तो रो फॉर्म में, तो रो क्या है m, और दूसरे वाले की कॉलम फॉर्म में, के फॉर्म में। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो अब यहां किस फॉर्म में, 3 इंटू 2 फॉर्म में, तो मतलब m तो हो गया 3 और n हो गया 2। तो इसकी a की रो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो पहले वाले में रो कितनी, कॉलम कितनी है 2, तो दूसरे वाले में रो कितनी आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए। अब ये तो हमको पता लग गया कि ए मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज है। अब कॉलम कितनी होगी, तो कॉलम हम कैसे निकाल रहे हैं कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर क्या आया, जेड आया। किस फॉर्म में आया, पहले वाले की रो फॉर्म में, दूसरे वाले की कॉलम फॉर्म में। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आंसर कितना आ रहा था, बी मैट्रिक्स आ रही थी, किस फॉर्म में आ रही थी, 3 इंटू 3 फॉर्म में आ रही थी। अब 3 इंटू 3 फॉर्म में आ रही थी तो कैसे आया, पहले वाले की रो फॉर्म में 3 आ गया और दूसरे वाले की कॉलम फॉर्म में। तो यहाँ कॉलम पता नहीं है हमको, लेकिन यहाँ देखा कितना आ रखा है, 3 आ रखा है। इसका मतलब कितना था, यहाँ 3 था। तो अब देखिए कि ये दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया कि ये तो इसने कंडीशन दे रखी है हमको, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्विवेलेंट हो गया। तो ए मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रही, 2 रोज रही। और फाइनल आंसर जो बी आ रहा है किसमें, कि पहले वाले की रो फॉर्म में, दूसरे वाले की कॉलम फॉर्म में। तो सही आ रहा है 3 इंटू 3 फॉर्म में। तो ए मैट्रिक्स हमको पता लग गई किस फॉर्म में है, कि 2 इंटू 3 फॉर्म में है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर लिया, ए बी सी डी ई एफ, ये हमने अज्यूम कर लिया, मतलब के 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। एक्स मैट्रिक्स ये है अपने पास कितनी, 2 1 -3 -1 0 4, और ए मैट्रिक्स हमने अज्यूम करके क्या, ए डी बी सी सॉरी ई और ये सी एफ, ये हमने अज्यूम किया था। तो ये फॉर्म हो गई। और फाइनल आंसर किस फॉर्म में है, फाइनल आंसर तो ये ऐसे लिखना है, -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और ये 15, ये फॉर्म में। तो हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करना है आपको। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस करते हैं हम। किस फॉर्म में हो जाएगा, ये 2 को ए से किया तो कितना आ गया 2a, -1 को डी से करेंगे कितना आ जाएगा -d, ये एक एलिमेंट आया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस का e, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे ये हो जाएगा 2c माइनस का f। अब ये सेकंड रो को हम जब करते हैं तो a 0 को d से करेंगे तो 0 ही आएगा। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा b, और इसको करते हैं इससे तो ये रह जाएगा c। ये 0 वाली कंडीशन तो क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। अब -3 कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा -3a, 4 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4d, -3b, ये हो गया 4e, इसको कर रहे हैं तो -3c, और ये हो गया +4f। और ये किसके इक्विवेलेंट है, इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। ये तो हमने इसका प्रोडक्ट किया है। अब ये इक्वेशन फॉर्म में बन गया। अब ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होगा हमारी, ये किसकी फॉर्म में है, इसके इक्विवेलेंट है। तो 2 मैट्रिक्स इक्वेट कर रहे हैं जब हम,
अब ये मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होती है तो क्या करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली बात तो इक्वेट कब होती है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, तभी इक्वेट हो सकती है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 फॉर्म में, और ये भी क्या है 3 into 3 फॉर्म में, तो इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इक्वेट होगा, इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम इसके सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ इक्वेट होगा। इस टाइप से हम ए बी सी डी इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो जैसे जो इजीली निकल पा रही है पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ कितना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बी की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2 हो जाएगी। सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब यहां पुट कर लेते हैं अपन इसमें कि 2a माइनस डी किसके इक्विवेलेंट है, -1 के, कि 2a माइनस डी किसके इक्विवेलेंट है, -1 के इक्विवेलेंट है। और a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी, तो 2 और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं 2b माइनस, यहां अपन देख रहे हैं 2b माइनस e, ये किसके इक्विवेलेंट है -8 के, -8 के इक्विवेलेंट है। तो यहां कितना हो गया, ये 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और 8 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा e की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहां से e की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और ये जब कंडीशन है कि 2c माइनस एफ, तो यहां से लेते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2c माइनस एफ, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा -10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां c की वैल्यू कितनी है -5, तो -10 और -10 हट जाएगा, तो f की वैल्यू क्या रह गई 0 आ गई। यहां से f की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो ये टर्म हमने निकाल ली, ये इससे निकल के एक बार कंपेयर इससे भी कर लेते हैं कि वैल्यूज कंपेयर हो पा रही है या नहीं हो पा रही। जैसे कि अब ये टर्म अब इसमें पुट करना पड़ेगा हमको, यहां से a b c d e f, ये सारी वैल्यूज अब जब हमने निकाल ली है तो कंडीशन कितनी आ जाएगी, यहां से और चेक करो -3a, एक चेक कर लेते हैं अपन कि -3a प्लस 4d, तो -3a, a कितना था 1 था, तो -3 into 1 3 हो जाएगा। 4d, d कितना था हमारे पास, d है 3, तो 4 3 12, तो ये हो रहा है 12 -3 कितना हो रहा है 9 के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये भी सही है हमारा। एक बार या इसको चेक कर लो, -3c कितना है हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 15, अब प्लस 4 कैसे रह गया, ये हो जाएगा कितना था 4f, यहाँ था 4f, ये हमारी टर्म f रह गया था यहाँ, क्योंकि 4 जब मल्टीप्लाई होता है f से तो 4f आता, तो -3c प्लस 4f की वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 हो जाता, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 15 हो रहा है। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स जो हमको निकालनी थी वो कितनी आ गई, ए बी सी डी ई एफ निकालनी थी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई -2, सी की वैल्यू -5, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये ए मैट्रिक्स हमने निकाल ली, किस फॉर्म में है 2 into 3 फॉर्म में। अब क्वेश्चन है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, मतलब एक कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 3 into 3 4 into 4, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि क्या है A स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है A के इक्विवेलेंट है। देन शो दैट, क्या प्रूव करना है हमको कि I प्लस A का होल क्यूब इज इक्वल टू 7A प्लस I, और इधर I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी किसमें होती है स्क्वायर फॉर्म में होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स, तो इसमें हम कोई मैट्रिक्स अज्यूम नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं किसकी इक्विवेलेंट आनी चाहिए, राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो अब ये I प्लस A का होल क्यूब, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो A प्लस B का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, इधर A क्या है I है, 3I स्क्वायर A प्लस 3I A स्क्वायर, ये हमने सॉल्व किया।
मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो अब यह इसको सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं आई क्यूब, आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स की पावर कितनी भी करते जाएं वो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और ए क्यूब क्या है हमारे पास, वो कैसे निकलेगा कि ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, ए पता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा ए इंटू ए, मतलब कि ए स्क्वायर बन जाएगा कि ए क्यूब को हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू पता थी ए, तो ए इंटू ए करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब क्या होगा आई ए हो जाएगा, और आई ए तो इसको एक बार चलो लिख लेते हैं, आई ए हो गया क्योंकि आई का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब यहां पर प्लस 3ia का स्क्वायर, ए स्क्वायर हमको पता था कितना है ए है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो आई रह गया, ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है कितना है ए है, प्लस 3ia। कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम मैट्रिक्स आएगी, हमने किया था कि a इंटू आई किया था तो क्या आएगा a आएगा, या i इंटू ए करेंगे तो भी क्या आएगा a आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 3a, प्लस इसका आंसर भी क्या हो गया 3a हो गया, तो कितने हो गए ये टोटल 7, तो आंसर क्या आया i प्लस 7a, और यही हमको प्रूव करना था। तो इसमें जरूरी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि हम मैट्रिक्स अज्यूम करके सॉल्व करें, डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ए मैट्रिक्स है कि 1 बाय पाई, ये पाई है 1 बाय पाई साइन इनवर्स पाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, कॉट इनवर्स पाई एक्स, ये इनवर्स फॉर्म है। ये बी मैट्रिक्स है 1 बाय पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, साइन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस टेन इनवर्स पाई एक्स। मतलब ये दो मैट्रिक्स फॉर्म है, और किस फॉर्म में दे रखी है, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में दे रखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दे रखे हैं। और हमको क्या फाइंड करना है, देन ए माइनस बी, मतलब ए में से जो बी को सेपरेट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन आ रही है, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से क्या है देखते हैं। तो a माइनस बी जब कर रहे हैं तो a माइनस बी डायरेक्ट करते हैं कि a माइनस बी जब हम कर रहे हैं तो 1 बाय पाई तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ही ले लेते हैं। अब साइन इनवर्स पाई एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, ये तो क्या हो गया सेम टर्म थी तो क्या हो गया जीरो हो गया। इधर साइन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, ये भी सेम टर्म थी कट गया जीरो हो गया। यहां कॉट इनवर्स पाई एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स पाई एक्स, ये हो गया। अब आपका ऐसे फाइनल आंसर तो ये हो गया, लेकिन आंसर किस फॉर्म में पूछ रखा है, इस फॉर्म में देखा है, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो हो गया जीरो, बी मैट्रिक्स तो क्या है जीरो, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो आ रहे हैं, तो अपने पास तो क्या आ रहे हैं दो एलिमेंट ही जीरो आ रहे हैं। अगर इन दोनों का सम करते हैं जीरो आता है और इन दोनों का सम करते हैं जीरो आ रहा है, तब तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज तीन ऑप्शन हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स होती है, मतलब तो ये तो जीरो जीरो है तो ये 1 1 होने चाहिए। और अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न है तो ही हम इसमें फॉर्मूला ये लगा पाएंगे क्या कि ये फॉर्म तो क्या हो गई 1 बाय पाई, तो ये टर्म हो गई, तो ये तो हो जाएगा 1 बाय पाई, ये हो जाएगा पाई बाय 2 0 0, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। आपको अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो लिख लीजिए एक बार क्या इन दैट की साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स। अदरवाइज हम जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मूले देखेंगे आप
कि साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स, इनके थीटा जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, पाई बाय 2 है। और कब होगा कब नहीं होगा, क्या कंडीशन लेनी है, वो सब हम क्या देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखेंगे। अभी हाल फिलहाल आप ये दो बेसिक सिंपल फॉर्मूले ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2, और बाहर क्या है, पाई है। तो पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर किसी स्केलर कंपोनेंट को, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट के मल्टीप्लाई होता है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये 1 बाय पाई को जब इससे मल्टीप्लाई किया, यहां लिख लेते हैं हम, 1 बाय पाई को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है, 1 बाय 2 बन रहा है। और ये तो जीरो ही हो गया, और इसको कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो गया। नेक्स्ट ये इसको कर रहे हैं तो ये भी आ गया 1 बाय 2 आ गया। अब 1 बाय 2 अगर हम कॉमन ले लें पूरे में से, तो ये तो 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये 1 डायगोनल 1 1 है, अदर एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, यूनिट मैट्रिक्स हो गई। तो क्या मिलके आ रहा है, हाफ इंटू आई, मतलब कौन सा ऑप्शन मिलके आ रहा है हमको, डी ऑप्शन मिल रहा है। बस आपको इस फॉर्म में क्या ध्यान रखना कि अगर आपका फॉर्मूला ये लर्न नहीं रहा तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म की वजह से इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है हमारा, ऑन यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो आपने किए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन जो किए थे, इसके लिए क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या करना है, C2 क्या कर रहा है, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। क्या कंडीशन है, इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। किस मैट्रिक्स इक्वेशन में, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको भी भूल जाइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि क्या है, इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमको ये प्रॉपर्टी यूज में लेनी है। अब कहां यूज में लें, इधर यूज में लें, इसमें लें, इसमें किस में यूज में लें। तो ये सब्जेक्टिव में देखें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है हमको ये, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं वो देख लेते हैं, और किस टाइप से सॉल्व करना है इसको। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये प्रॉपर्टी कहां लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लगेगी। फिर कैसे लग रही है ये, तो कॉलम 2, इसमें कॉलम 2 कौन सी है, ये -3 और 4, कॉलम 2 ये है। तो कॉलम 2 में से क्या करना है, ट्वाइस ऑफ C1 करना है अपन को। तो फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी नहीं कर रहे, 1 2 एस आ जाएगा। यहां क्या कर रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ C1, तो -3 जब कर रहे हैं, -3 माइनस ट्वाइस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये 4 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कि 4 तो था ही, 4 में से माइनस ट्वाइस ऑफ दिस कर दिया, कितना आ गया 0 आ गया। और दो मैट्रिक्स जो फॉर्म थी ये एज टीज आ गई। तो इस टाइप में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है हमारा, तो इस फॉर्म में होगा कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो 4 ऑप्शन में से इस टाइप में ऑप्शन होगा कि एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स दे रखी है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 4 ऑप्शन इस टाइप में होंगे। जो अब हमारा जैसे आंसर ये आया है, तो ये ऑप्शन कहां पर है, ए बी सी डी में, ये टिक हो जाएगा। तो मतलब 4 ऑप्शन जो आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है हमको, कि ये जो प्रॉपर्टीज ने दे रखी है कहां अप्लाई करनी है हमको, फर्स्ट मैट्रिक्स में अप्लाई करनी है। तो हमने रो वाइज क्वेश्चन किए थे, कॉलम वाइज भी किया था। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपकी मर्जी है, उससे करिए, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। बस ध्यान रखना है कि रो वाइज स्टार्ट कर दिया तो कॉलम वाइज नहीं लेना है आपको बीच में, या कॉलम वाइज स्टार्ट कर दिया तो रो वाइज बीच में नहीं लेना है। तो इसके लिए हमारा आंसर ये हो गया। क्रॉस चेक कर लें कि इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब बात आ रही है कि सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में एक बार क्रॉस चेक भी कर लें कि वैसे तो ऑप्शन मिल ही रहा है, लेकिन क्रॉस चेक भी कर लें कि इसका आंसर इसके इक्विवेलेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे कि इन दो को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा -2, और ये 1 इंटू 1 और माइनस, ये कंडीशन कितनी आ गई 1 इंटू 1 और -4, और ये हो गया -4, और ये टर्म कर रहे हैं तो 0,
और 0 to 3 0 हो गया, 1 2 हो गया, ये तो 0 और ये कितना हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करने पे कितना हो गया, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 - 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये टर्म आ गई माइनस का 3, ये टर्म आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये था, राइट हैंड साइड ये आया, जबकि हमने सॉल्व किसको किया था, लेफ्ट हैंड साइड ये था हमारा, और इसका प्रोडक्ट किया तो ये दोनों सेम आ रहे थे। अगर इसको हम ऐसे रखते हैं, इन दो को सॉल्व कर रहे हैं तो टर्म सेम आ रही है, 1 2 -3 4 सेम आ रही है। इधर हमने प्रॉपर्टी लगा दी C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, तो क्रॉस चेक कर लिया तो इसका आंसर कितना है, ये आया था। तो इधर भी आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या लगाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं वही क्या लगाते हैं, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म भी क्या बन जाएगी अपनी 1 2 -5 0, इसी की इक्विवेलेंट आ जाएगी। अदरवाइज इसको जब हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया सेम हो गई। अगर इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया, इसमें वापस प्रॉपर्टी सेम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसा आएगा आपका, कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर्म दे रखी है और 4 ऑप्शन में टिक लगाना है, तो ऑप्शन इस फॉर्म में होंगे, ये आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ये है, ये तो हमारा कॉलम वाइज था, अगर रो वाइज है तो क्या फॉर्म देखते हैं हम, क्या फॉर्म दे रखी कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2। तो मतलब हमको किस में प्रॉपर्टी लगानी है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में लगानी है। क्या कर रहे हैं कि 4 माइनस थ्राइस ऑफ ये, तो कितना हो जाएगा 4 - 9, अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 आ रहा है, तो -9 और ये 4 कितना आ रहा है माइनस का 5 हो जाएगा। फिर 2 माइनस का 9 जब हम सॉल्व कर रहे हैं कितना आ रहा है माइनस का 7 आ जाएगा। सेकंड में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, ये एज इट इज हो गया और ये टर्म एज इट इज हो गई, ये इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये टर्म एज इट इज हो गई। तो इसका ऑप्शन किस फॉर्म में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड ये दो फॉर्म आ जाएगी, तो इसके ऑप्शन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए कि प्रॉपर्टी कहां लगानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है आपको, राइट हैंड साइड वाले को कुछ भी नहीं करना है। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन हो तो आपको क्रॉस चेक करना है कि ये पहले इक्वल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।